जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया तो फिर से बोलते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, कभी पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब ये पत्थर इस छीने हथौड़ी के दर्द को सहन कर लेता है, तभी जाकर उसको एक मूर्ति का रूप दिया जाता है। जो पत्थर छीने हथौड़ी के दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं, उनको टूट कर बिखर जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि ब्रह्मांड या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और तारे, आकाश गंगा, ये ब्रह्मांड संपूर्ण, उसका निर्माण कैसे हुआ। उन्हीं लेक्चर को हम आज आगे बढ़ाते हुए जानेंगे। वो तारे का अंत कैसे होता है, यानी तारे का समाप्ति कैसे होता है। विभिन्न तारे यानी अंतरिक्ष ब्रह्मांड में विभिन्न तारे जो हैं, बहुत से प्रकार के तारे हैं, ये तारे अपने समाप्ति की ओर कैसे जाएंगे। तो हमने कल देखा था कि जब ब्रह्मांड का विस्फोट यानी विशाल तारे का विस्फोट हुआ, जिसे हम बोले थे महाविस्फोट यानी बिग बैंग। उस बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग के दौरान उसके पश्चात जिस प्रकार से तारे का निर्माण हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कण थे, उन्होंने एक बादल का निर्माण किया था, जिसको हम लोग नाम दिए थे नीहारिका। यानी बिग बैंग थ्योरी के पश्चात विशाल पिंड के विस्फोट से जो कण निकले, उनको एक बादल के रूप में इकट्ठा हुआ, जिसको हम लोग अपना एक नीहारिका का रूप दिए। इसी नीहारिका से अगले क्रम में समय परिवर्तन के दौरान और अधिक संकुचन होता गया, यानी इस नीहारिका के घनत्व में वृद्धि होती गई। ये जो इसकी डेंसिटी यानी घनत्व थी, इसकी घनत्व में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि के दौरान विभिन्न तारों का निर्माण हुआ। यानी हमने कल देखा था कई तारे निर्माण हुए, इससे आकाशगंगा बना था, आकाशगंगा से जाके ब्रह्मांड बना था। यानी उन सभी को बाद में छोड़ के आज हम जानते हैं कि इस तारे का अंत कैसे होता है, यानी तारे में की समाप्ति कैसे होती है। तो ये ब्रह्मांड में जो उपस्थित सभी तारे हैं, उनका आना निश्चित है। यानी ये वक्तव्य कहा गया है कि इस पृथ्वी पर जो कोई भी आया है, उसका जाना निश्चित है। यानी जो कुछ भी जन्म लिया है, उसका समाप्त होना निश्चित है। तो तारों का भी किसी न किसी क्रम में एक निर्माण ही हुआ है। तो इन तारों का अंत कैसे होता है? तो जब ये तारे कई 100 करोड़, यानी हम कल बता दिए थे कि भूगोल एक सब्जेक्ट है जिसमें लाख, हज़ार ये सब काउंट नहीं किए जाते हैं। इनमें अरबों, खरबों, मिलियन, बिलियन का काउंटिंग चलता है। जब कई करोड़ वर्ष साल, कई करोड़ 100 यानी कई अरब, खरब या मिलियन में जब तारे अपने जीवन काल को समाप्त करते हैं, तारों का जो जीवन काल होता है वो समाप्त करते हैं, तो अंतिम अवस्था में किस अवस्था में हमको प्राप्त होते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हम इसके एक अपने खुद का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य भी एक तारा है, सूर्य हमारा एक तारा है। तो हमारा तारा यदि सूर्य जब नष्ट होगा तो किस स्थिति में आएगा, उसको हम जानते हैं। तब जब तारे अपने विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन काल व्यतीत कर रहे होते हैं, तो उनमें ईंधन यानी ऊर्जा की कमी होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति को यदि बिना खाना दिए उससे काम कराया जाए, तो भी उसके ईंधन में कमी यानी उसकी ऊर्जा में कमी होती है। ठीक उसी प्रकार सूर्य भी उसकी ऊर्जा में कमी होती है, यानी उसकी आयु जब बढ़ते जाती है, तो यही तारे अपने ईंधन को समाप्त करके एक विशाल तारे का रूप
ले लेते हैं। यानी जब तारों का ईंधन कम होता है, समाप्त न करके हम इनको बोलें कि तारों का ईंधन जब कम होता है तो ये एक विशाल पिंड का रूप ले लेते हैं, जिन्हें बोलते हैं लाल दाना। इन्हें बोलते हैं लाल दाना। ये लाल दानों इसको क्यों बोलते हैं, ये एक प्रश्न खड़ा होता है कि इस तारे को ही हम लाल दानों का नाम क्यों दे दिए। तो एक स्टेप थोड़ी कुछ बातें समझते हैं रंगों के बारे में कि तारों का जीवन काल या फिर उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जीवन काल उनके तापमान पर निर्भर करता है, और ये तापमान विभिन्न प्रकार से होते हैं। इस तापमान को हम कभी सूर्य के तापमान को टच करके नहीं जान पाएंगे कि वो कितना उसका टेम्परेचर है, ना ही उसके पास ले जाके हम कोई पैरामीटर यानी कोई मापक ले जाके चेक कर पाते हैं कि सूर्य का कितना तापमान है। तो इन तापमान के आधार पे इनको कलर के आधार पे ज्ञात करते हैं। तो सबसे अधिक जो इसका कलर होता है, यानी सूर्य अपने युवावस्था में नीले कलर में होता है, यानी जिस तारे का कलर नीला होगा उसका टेम्परेचर यानी तापमान सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जब इस नीले तारे का टेम्परेचर कम होता है तो यह सफ़ेद रंग में बदल जाता है, यानी नीले रंग से कम तापमान सफ़ेद रंग का होता है। इसका टेम्परेचर इक्वल होता है और इसका बहुत हाई होता है। जब यही तारे और अधिक अपना ईंधन ख़त्म कर देते हैं तो ये आ जाते हैं लाल रंग में, यानी इनका क्या होता है टेम्परेचर बहुत ही अधिक नीचा हो जाता है। यानी उनके जीवन काल को इस रंगों के आधार पर तीन तरह से बांटा गया है। यानी जो युवावस्था में होते हैं तारे, जो युवावस्था में होते हैं उनका कलर नीला होता है, यानी उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा, तापमान या एनर्जी होता है। लेकिन जो ये शैशवावस्था में यानी बुढ़ापा से पहले का अवस्था, इसमें वे सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन जब लाल हो जाते हैं तो इनका वृद्धावस्था आ जाता है। वृद्धावस्था आ जाता है, यानी इस वृद्धावस्था के समय उनका एनर्जी सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब एक तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो एक लाल दानव का रूप ले लेता है। इसमें ईंधन की कमी हो जाती है, यानी ईंधन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ये कमी के आधार पे ये लाल दानव अपने प्रारंभिक तारे से बहुत बड़ा आकार ले लेता है। जैसे यदि एक आलू के टुकड़े को उबाला जाए, तो उबालने के दौरान उसकी एनर्जी यानी आलू की जो कंसिस्टेंसी घनत्व होता है वो और अधिक बढ़ जाए, यानी उसका घनत्व कम हो जाता है, जिससे इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। यानी जब आलू को उबाला जाता है तो उबालने के दौरान देखते होंगे कि वो आलू अपने आकार से और अधिक बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के साथ साथ उसके घनत्व में कमी आ जाती है। यानी घनत्व में कमी आने का सीधा मतलब है कि उस जो आलू होता है उसका एनर्जी यानी उसको इकट्ठा रखने की क्षमता कम हो जाती है। उसको देखते हैं कि हल्का दबा देते हैं तो टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तारे में एनर्जी कम हो जाती है तो लाल दानों का रूप ले लेते हैं और ये इनमें ईंधन की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही साथ इनका आकार और अधिक बढ़ जाता है। इनका जो आकार होता है साथ ही साथ बढ़ जाता है और ये अपना ईंधन छोड़ के अपने अंतिम अवस्था यानी वृद्धावस्था में आ जाते हैं, इसलिए इनका कलर लाल हो जाता है। इस लाल दानों के पश्चात जब इनका ईंधन खत्म होता है तो ये अपने दो अवस्थाओं के आधार पे डिवाइड होते हैं।
यानी ये लाल दानों, जब इनका जैसे तारों का ईंधन खत्म हुआ तो लाल दाना बने, लेकिन क्या लाल दानों अपने स्थिर अवस्था में रहेंगे? आज नहीं तो कल और कभी, उसके नहीं तो और कभी, यानी कुछ न कुछ किसी न किसी दिन ये दोनों अपनी स्थिति को बदलेंगे, यानी लाल दाना अपनी स्थिति को बदलेगा। तो लाल दानों का जब एनर्जी ख़त्म होता है तो वो दो प्रकार के संभावनाओं में आके फंस जाता है। यानी दो प्रकार की संभावनाओं में बोले तो या तो श्वेत वामन का रूप लेगा, दूसरा अभिनव तारा, अभिनव तारा। जब ये लाल दानों का ईंधन कम होगा तो या तो ये श्वेत वामन का रूप लेगा या फिर अभिनव तारा। यदि हम जानें कि श्वेत वामन की विशेषता क्या होती है तो यह अपने अंतिम अवस्था यहीं पे चमकता है। श्वेत वामन अधिक चमकीला होता है, चमकीलापन अधिक होता है। जैसे एक व्यक्ति की चमकीलापन देखा जाए तो अपने युवावस्था में होता है, तो इस लाल दानों का युवावस्था यानी चमकीलापन सबसे ज़्यादा श्वेत अवस्था में होता है। इसके बाद जब इसका ईंधन खत्म होता है तो ये अपने अंतिम चरण काला वामन में आके कन्वर्ट हो जाता है, काला वामन में आ जाता है। काला वामन की अवस्था, काला वामन क्या होता है? जब श्वेत वामन अपने चमकना कम कर देता है, चमकना छोड़ देता है, यानी चमकीलापन इसका समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं ये तारा अपना चमकीलापन यानी इसका लाइट देना छोड़ दिया है। तो इस पर एक गाना भी निकला है, तारों ने चमकना छोड़ दिया, फूलों ने महकना छोड़ दिया। तो सीधी सीधी बात ये होता है कि ये लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गाया जाता है। सीधा इसका मतलब होता है कि यदि हाँ मान लें कि तारे ने चमकना छोड़ दिया तो सीधा उसका मतलब हो जाएगा कि ये तारे कन्वर्ट हो गए काला वामन में। लेकिन उसके साथ और अधिक फीलिंग जोड़ दिया जाता है, तारों ने चमकना छोड़ दिया। ठीक, आज ये श्वेत वामन की अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ पे अपना चमकना छोड़ देते हैं और ये श्वेत वामन एक अत्यधिक कठोर पिंड का रूप ले लेते हैं, यानी इनका घनत्व हाई हो जाता है और ये अपने कठोर पिंड का रूप ले लेते हैं। साथ ही ये तो यहाँ पे आके ख़त्म हो गए, इनमें चुंबकीय गुण बढ़ जाता है, चमकना छोड़ देते हैं, इनमें चुंबकीय गुण हो जाता है। इसका यदि दूसरा नाम देखें तो दूसरे नाम को भी अंदर लिख दें, इसको बोलते हैं जीवाश्म तारा, यानी श्वेत वामन को ही हम बोलते हैं जीवाश्म तारा। ठीक, श्वेत वामन के बाद ये तारे अपने ईंधन को छोड़ते हुए आ जाएंगे काला वामन की अवस्था में। लेकिन ये लाल दानव जब अभिनव तारा बनेगा तो इसकी अवस्था में क्या होता है? तो अभिनव तारा के बनने के दौरान जब इसका घनत्व और अधिक बढ़ता जाता है तो इसमें यानी इस अभिनव तारा में बहुत विस्फोट हो जाता है। जैसे हमने कल बताया था कि यदि एक लड्डू को अपने चरम सीमा तक दबा दें कि उसका घनत्व एकदम हार्डली यानी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए, फिर यदि उस लड्डू को दबाएंगे तो वो फूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका घनत्व बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, इसका घनत्व इतना ज़्यादा हो गया कि इसको और अधिक नहीं दबाया जा सकता। फिर भी इस अभिनव तारा में जब प्रेशर और अधिक पड़ता है तो इसमें फूट जाता है, यानी विस्फोट हो जाता है। तो इस अभिनव तारा का दूसरा नाम विस्फोटक तारा भी है, यानी विस्फोटक तारा। क्यों इसका दूसरा नाम है? क्योंकि इसमें एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट के दौरान इससे 3 प्रकार के तारों का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं पल्सर, क्वेसर और न्यूट्रॉन तारा। इसका पहला रूप बनता है न्यूट्रॉन तारा, दूसरा पल्सर तारा, तीसरा हो जाता है
क्वेसर तारा। यानी इस विस्फोट के दौरान 3 प्रकार के पिंड बनते हैं, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा और क्वेसर तारा। यही प्रश्न खड़ा होता है कि ये 3 प्रकार के तारे का निर्माण क्यों हुआ। तो ये जो होता है न्यूट्रॉन तारा, ये न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है न्यूट्रॉन तारा। यानी ये मिलके न्यूट्रॉन कण से मिलके बना होता है, ठीक है। दूसरा ये पल्सर तारा, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चमकीला श्वेत वामन होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सबसे ज़्यादा चमकीलापन पल्सर में होता है। इसीलिए जो गाड़ियाँ आती हैं हमारी पल्सर, उसमें भी तेज चमक होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम ही इसी तारे से ले जाके रखा गया है पल्सर तारा। ठीक, हर किसी के पास एक ही गुण तो रखेगा नहीं। जैसे इसमें न्यूट्रॉन तारा से इसकी विशेषता होगी कि ये न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना है। पल्सर तारा की विशेषता होगी कि ये सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। लेकिन ये क्वेसर तारा, इसमें चुंबकीय क्षमता यानी इन सब की अपेक्षा इसमें चुंबकीय क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी के कारण इस अभिनव तारे के विस्फोट के कारण 3 प्रकार के पिंड का निर्माण होता है। लेकिन इन्हीं तीनों प्रकार के पिंडों में जो सबसे अधिक घनत्व वाला हो जाता है, यानी इस पिंडों में सबसे बड़ा जो होता है, यानी सबसे विशाल पिंड होता है और उसका घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है, वही अंत में आके हमको एक पिंड के रूप में अंतिम में प्राप्त होता है। ऐसा पिंड जो इतना अधिक घनत्व, इसका घनत्व, एक बार तीर लगाना तो मतलब ज़्यादा हुआ, लेकिन डबल बार तीर इतना अधिक घनत्व हो जाता है कि उसमें से प्रकाश को भी गुजारें तो ये प्रकाश को जाने नहीं देता है। इसका नाम होता है ब्लैक होल। इसको हिंदी अधिकतर नाम इसका ब्लैक होल ही परिचित है। हिंदी में बोलेंगे तो कृष्ण छिद्र, इसका हिंदी नाम हो जाएगा कृष्ण छिद्र, यानी इसका ब्लैक होल का हिंदी नाम कृष्ण छिद्र। इसकी क्या विशेषता है? ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिसकी चुंबकीय क्षमता, इसका घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये अपने अंदर से प्रकाश को भी जाने नहीं देता। दूसरी बात, इसकी चुंबकीय क्षमता ही बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे अपने आसपास से जाने वाली प्रत्येक फ्लाइट यानी हर चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये इसी अवस्था में आके तारों का अंत होता है, यानी तारों का अंत अपने ब्लैक होल की स्थिति में हो जाता है। यानी बोलेंगे तारों का अंत तो ब्लैक होल की स्थिति में, यानी ये तारे अपने स्थिति को बदलते बदलते आके तारों ब्लैक होल की स्थिति में आके यानी इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि और यदि इसका घनत्व नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्या होता है कि फूटता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें विस्फोट हो जाता था, क्योंकि घनत्व तो बढ़ता था लेकिन चुंबकीय क्षमता नहीं होती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि चुंबकीय क्षमता भी अधिक है और घनत्व भी अधिक है तो ये घनत्व होने के कारण तो दबता नहीं है। दूसरी बात, चुंबकीय क्षमता होने के कारण ये विस्फोट नहीं होता। तो ये ऐसे एक पदार्थ होता है, हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके एक चम्मच का भार जो होता है पृथ्वी के 40 लाख, यानी लगभग में बता दें कि 40 लाख हाथियों के बराबर होगा। यानी एक चम्मच का भार 40 लाख हाथियों के बराबर होगा। यानी यदि सोच लीजिए इसका एक बार सोच लिया जाए कि यदि इसका एक चम्मच उठा के किसी की शादी में परछावन में लड्डू बना के रख दिया जाए तो पूरी किरान लगा देना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। तो यानी सबसे हार्ड, सबसे कठोर, सबसे वजन पदार्थ होता है तो हमारा ब्लैक होल होता है। यानी तारों का अंत हमने जान लिया कि कहाँ होता है, तो हमारा ब्लैक होल की स्थिति में प्राप्त होता है। तो हमने क्या जाना कि
इस जो निहारिका था ये विस्फोट के कणों से मिलकर बना हुआ था, इन्हीं कणों से मिलकर तारा बना हुआ था। आपको बता दें कि ये तारे जो होते हैं, चलिए ठीक है, अभी तारे की विशेषता हम बता देते हैं। यहीं पे जान लिया जाए कि ये जो तारे होते हैं, इन तारों में ईंधन जो होता है वो इतना अधिक अवस्था में होता है, इतना अधिक ज़्यादा, मतलब इसका घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि इसके जो ईंधन होते हैं यानी जिसके कण होते हैं वो प्लाज्मा की अवस्था में हो जाते हैं। प्लाज्मा भी एक पदार्थ की एक अवस्था है जो सबसे हॉट यानी सबसे गर्म अवस्था होती है। दूसरा, तारे के पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। यदि ऐसा बोले जाए तो तारे के पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। तो ऊष्मा का प्रकाश आता कहाँ है? तो तारों में एक नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे स्वयं नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे स्वयं इंस्टेंट यानी ऊर्जा और एनर्जी बनता रहता है और ख़त्म होता है। जैसे एक टंकी में से यदि हम पानी को इधर से निकालें और इधर से निकालने के पश्चात फिर इसको इंस्टेंट यानी मोटर यहाँ लगा के इस पानी को हम ऊपर फेंकें और इस रास्ते से फिर पानी आके इसी टंकी में चला जाए, ठीक उसी प्रकार का ये काम करता है नाम की संलयन, यानी ऊर्जा को नष्ट भी करता है फिर ऊर्जा को अपनी अवस्था में बना देता है। तो हमने इस माहौल से हमने इतना सीखा कि तारे का अंत कैसे होता है। दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज़ कब श्वेत वामन का आकार लेगा और कब अभिनव तारा का। तो हम बता दें कि जब सूर्य के 1.44 यानी लगभग 1.5 गुने के छोटा होगा, यानी 1.5 गुने से छोटा होगा किसका? लाल दानव का द्रव्यमान, तब जाके ये बनेगा श्वेत वामन का आकार। लेकिन यदि सूर्य के 1.5 गुने से बड़ा होगा लाल दानव का आकार, तो ये जाके अभिनव तारा का रूप लेगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि सूर्य भी अपने 1.5 गुने से बड़ा नहीं होगा, वो भी आएगा श्वेत वामन की अवस्था में, यानी श्वेत वामन की अवस्था में आएगा वो काला वामन की अवस्था में आके सूर्य का भी विनाश होगा। तो हमने देखा कि ये निहारिका से तारे बने। तारे वे चीज़ होते हैं, वे पिंड होते हैं जिनका अपना स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। इनमें ईंधन प्लाज्मा की अवस्था में होते हैं। ये ईंधन नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण इसमें हमेशा बनते रहते हैं। और यही ईंधन जो खत्म होने के दौरान ये लाल दानव का रूप ले लेता है, जिसमें लाल दानव अपने एक निश्चित सीमा के दौरान निश्चित सीमा के अनुसार विभाजित होता है। यदि इस सीमा से छोटा होगा तो ये आ जाएगा श्वेत वामन, लेकिन इस सीमा से बड़ा होगा तो आ जाएगा अभिनव तारा। लेकिन इस सीमा को बोल दें तो इस सीमा को बोलते हैं चंद्र शेखर सीमा, क्योंकि इसकी खोज हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने किया था। तो इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, यानी जब लाल दानव का आकार चंद्रशेखर सीमा से छोटा होगा तो श्वेत वामन का आकार लेगा, लेकिन जब इसका आकार चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होगा तो अभिनव तारा का रूप लेगा। यही अभिनव तारा टूट के न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर के रूप में कन्वर्ट होते हैं। न्यूट्रॉन की विशेषता क्या होती है कि ये न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना होता है। पल्सर की विशेषता यह होती है कि ये चमकीला, यानी सबसे अधिक, इन तीनों में सबसे अधिक चमकीला होता है। क्वेसर, इन तीनों में चुंबकीय क्षमता सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार जो बड़े आकार के होंगे यानी जिसमें द्रव्यमान सबसे अधिक होगा वो आके मिलकर ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। ये ब्लैक होल क्या होता है कि ये इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि इसको और अधिक कंजेस्टेड नहीं किया जा सकता, और इसमें से यदि प्रकाश को भी गुजारा जाए तो प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। दूसरी बात, इसकी चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा होती है कि एक चम्मच का भार उठाएं तो 40 लाख हाथियों के बराबर होगा। इसी प्रकार आके तारों का अंत हमेशा ब्लैक होल के रूप में होता है। हाँ, तो हमने देखा कि तारों का अंत कहाँ से होता है। अब इन्हीं तारों के पश्चात हम अपने सौरमंडल की उत्पत्ति का
अभिप्राय देखेंगे, यानी हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें सूर्य यानी पृथ्वी, चंद्रमा और विभिन्न ग्रह उपग्रह ये सब का निर्माण कैसे हुआ, अगली वीडियो में हम इसको समझते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ। उसमें बताएंगे कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल कैसे बना और इस सौरमंडल में चक्कर कहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे बहुत से वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है कि पहले ये पृथ्वी आज तक इतनी गर्म क्यों है और इस पृथ्वी का घूर्णन, विभिन्न गतियाँ कैसे संभव हुई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिससे हम इसका पता लगाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।